हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। वेलकम टू गायत्री विद्या मंदिर सांचौर। आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया चैप्टर जो क्लास 9 का चैप्टर नंबर 12 चैप्टर है ध्वनि। ध्वनि को अपन कहते हैं स्वान। ध्वनि अपन डेली लाइफ के अंदर सुनते हैं किसी न किसी रूप में। जिस प्रकार जैसे अपन किसी से बात कर रहे हैं, जैसे आप वीडियो के थ्रू आप मुझे सुन पा रहे हैं, ये किस वजह से? ध्वनि की वजह से। पशु पक्षियों की आवाज़ है। दूसरा, टेलीविज़न से, मोबाइल्स के अंदर जितने भी ऑडियो वगैरह है वो आप देखते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास कुछ ध्वनि सुनने के क्या है, स्रोत हैं। ठीक है, अब एक्चुअल में ध्वनि क्या है? ध्वनि क्या है और ध्वनि को अपन किस प्रकार उत्पन्न की जाती है, ध्वनि का उत्पादन किस प्रकार होता है और ध्वनि किस प्रकार संचरित होती है। आप देखेंगे डेली लाइफ के अंदर, जैसे वातावरण के अंदर जैसे कुछ दूरी तक तो ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन उससे अधिक दूरी तक ध्वनि सुनाई नहीं देती। अब इसका क्या कारण है? जैसे कांच के अंदर पैक कोई कमरा है, उसके अंदर यदि कोई व्यक्ति चिल्लाता है तो कांच के बाहर, उस कमरे के बाहर खड़े व्यक्ति को ध्वनि सुनाई नहीं देती है। ऐसा क्यों होता है? इन सभी प्रश्नों के जवाब अपन इस चैप्टर के अंदर देंगे। चलिए, तो ध्वनि क्या है? आप देखते हैं कि ध्वनि एक प्रकार से ऊर्जा का स्रोत है। क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। ध्वनि भी एक प्रकार से क्या है, एनर्जी है, जो अपने कानों के अंदर, कहाँ पर? कानों में संवेदना उत्पन्न करती है। क्या करती है? कानों में संवेदना उत्पन्न करती है। वो ऊर्जा क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। अब ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है, ठीक है, और ध्वनि किस माध्यम के अंदर संचारित होती है। अब ध्वनि अपन कैसे उत्पादन कर सकते हैं? जैसे दोनों हाथों से अपन ने क्या बजाई, ताली बजाई, तो अपने हाथ से कुछ एनर्जी अपन ने दी, जिससे ताली बजने का अर्थ क्या हुआ, अपन को आवाज़ सुनाई दी। अब क्या उसी आवाज़ से अपन पुनः ताली बजा सकते हैं क्या? क्या? क्योंकि अपने पिछले चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा, ऊर्जा संरक्षण का नियम, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात अपने पास क्या किया, अपन ने हाथ से ताली बजाई, तो यहाँ पर जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हुई, साउंड एनर्जी के रूप में। क्या अपन बिना किसी इनपुट के उस साउंड एनर्जी से क्या मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न कर सकते हैं? ऐसा नहीं होता है। आप इसमें क्या होगा, कुछ हानि होती है, ऊर्जा की क्या होती है, हानि, जिसके कारण अपन उसको पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो बात होगी ध्वनि। ध्वनि क्या होगी, ऊर्जा का एक रूप है जो क्या करता है, अपने कानों के अंदर संवेदना उत्पन्न करता है। अब ध्वनि का उत्पादन की बात करें अपन, नॉर्मली किसी वस्तु को अपन कैसे ध्वनि उत्पादन, एक तो अपन कर सकते हैं किसी वस्तु को रगड़ कर, खुरचने पर, और दूसरा बात करें अपन धक्का देने पर। क्या करने पर? धक्का देने पर, या फिर अन्य किसी। अब ये चीज़ कब, जब किसी एक वस्तु को दूसरे वस्तु के पर अपन क्या करते हैं, संपर्क में लाते हैं। क्या करते हैं? संपर्क में। दूसरा अपन कह सकते हैं घर्षण के कारण। घर्षण के कारण भी क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे किसी सड़क पर अपन पास कोई गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी के पहियों की आवाज़ और जो सड़क के बीच घर्षण के कारण अपन को आवाज़ सुनाई देती है, वो भी क्या है, साउंड, ध्वनि है। ठीक है, तो घर्षण के कारण, खुरचने के कारण, अपन जैसे मैं ये लिख रहा हूँ, इसे एक लाइन बनाई, तो इससे भी अपने पास कुछ आवाज़ आई। ठीक है, जैसे अपन हाथ को ऐसे कर रहे हैं, हाथ को आवाज़ कैसे कर रहे हैं, रगड़ने के कारण भी अपन को क्या सुनाई देती है, आवाज़ सुनाई देती है। ये बेसिकली क्या है, ध्वनि है।
अब इसका उत्पादन अब उत्पादन अपन कैसे करें, इसको समझने के लिए अगर साइंटिफिकली एक चीज बताएं। एक होता है स्वरित्र द्विभुज, स्वरित्र द्विभुज, ये अपने पास अभी आपको केवल नाम बताया जाएगा। ये अपने पास क्लास 11th के अंदर प्रैक्टिकल्स के अंदर काम आता है, ठीक है। और 11th क्लास के अंदर इस साउंड्स को भी अपन पढ़ते हैं, ठीक है। अब स्वरित्र द्विभुज, द्विभुज का मतलब दो भुजाओं वाला, दो भुजाओं कुछ इस प्रकार से भुजा होती हैं और दो भुजा। स्वरित्र का मतलब वो क्या उत्पन्न करता है, स्वर उत्पन्न करता है एक निश्चित आवृत्ति का, निश्चित आवृत्ति का। जैसे ये स्वरित्र द्विभुज और पास 343 हर्ट्ज का है, तो ये 343 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करता है या कंपन करता है। अब यहाँ पे अपन ने एक टर्म्स ली कंपन। कंपन क्या है, कंपन का मतलब जैसे कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द, जैसे कोई वस्तु है, ये पॉइंट है, इसके इर्द गिर्द कभी इधर जाएगी कभी इधर जाएगी, तो इस चीज़ को अपन क्या कहते हैं, कंपन कहते हैं। अब इस स्वरित्र द्विभुज को आप किसी एक रबर पेड़ से इसको आप क्या करोगे, टकराओगे। अब टकराने के कारण ये अपने आसपास ये इस प्रकार की गति करते हैं आपस में, और गति करने के कारण एक निश्चित स्वर की आवृत्ति उत्पन्न करते हैं। अब इसी स्वरित्र द्विभुज को किसी एक बॉल के पास, किसी बॉल से अपन उसको टकरा दें, तो बॉल भी क्या करती है, जिस आवृत्ति से ये कंपन कर रहा था उसी आवृत्ति से ये कंपन करने लग जाता है। कंपन करने के कारण ये एक निश्चित आवृत्ति की आवाज़ को उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये बात होगी स्वरित्र द्विभुज की। तो यहाँ से अपन को आवाज़ आई। दूसरी बात देखें अपन बात, इसी स्वरित्र द्विभुज को आप किसी वाटर टैंक के अंदर, वाटर टैंक के अंदर, जैसे यहाँ पानी भरा पड़ा है, ठीक है। इसको अपन दो प्रकार से, ये दो वाटर टैंक है या वाटर का गिलास बांध सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर अपन ने एक बार स्वरित्र द्विभुज को यहाँ लाए, इस प्रकार लगाया, दूसरी बार अपन ने इसके अंदर सबमर्ज किया, ठीक है। तो इस कंडीशन में ध्वनि क्या उत्पन्न होगी, तो जैसे ही ये कंपन करते हुए इसके पास आए, तो कंपन के कारण इस पानी के कण होंगे, वो भी कैसे गति करेंगे, कंपन गति करते हैं। और ये किस प्रकार से, जैसे अपने पास बात करें कि जित स्वरित्र द्विभुज है, ये कंपन गति करेंगे, तो इसके पास वाले कण भी यहाँ से, इस कण से क्या लेंगे, ऊर्जा लेंगे। क्या लेंगे, ऊर्जा लेंगे। ऊर्जा लेने के पश्चात ये ऊर्जा, उसी ऊर्जा से कंपन गति करेगा। फिर ये जैसे ही अपनी पोजीशन से डिस्टर्ब होगा, तो आगे वाले कण को ऊर्जा देगा, ऊर्जा देगा। और इस ऊर्जा स्थानांतरण के अंदर कुछ ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है, और संपूर्ण ऊर्जा इसमें ट्रांसफर नहीं है। तो कुछ एनर्जी का हानि होती है, निरंतर एक कण से दूसरे कण के पास ऊर्जा का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। और एक निश्चित दूरी तक जाकर फिर इसकी एनर्जी होती है, वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्या होती है, एनर्जी जीरो होगी। उस कंडीशन के अंदर यहाँ तक ही ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। ऊर्जा का स्थानांतरण यहाँ होने का अर्थ ध्वनि यहाँ तक ही पहुँचेगी, ध्वनि यहाँ तक ही पहुँचेगी, ठीक है। तो अपन जैसे यहाँ पर खड़ा व्यक्ति कोई बोल रहा है, तो अपन को जैसे जैसे 5 मीटर तक सुनाई देता है। जैसे कुछ आवृत्ति की ध्वनि कुछ तेज बोलेगा तो मान लेते कितना, 10 मीटर तक सुनाई दे सकता है। लेकिन जहाँ तक सुनाई देगा और जहाँ सुनना बंद हो गया, मतलब यहाँ से जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही थी वो क्या हो रही है, बंद हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ध्वनि को सुन सकते हैं।
अब ध्वनि का संचरण की बात अपन ने बात कर रहे हैं। ध्वनि का अब ध्वनि को संचरण के लिए पहले बात बता देता हूँ मैं, क्या किसकी आवश्यकता होती है। माध्यम का मतलब कोई मीडियम। माध्यम अपने पास कोई द्रव हो सकता है, ठोस भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस तीनों मीडियम के अंदर ध्वनि संचरित होती है। अर्थात ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि ध्वनि किसका रूप है? ऊर्जा का। और ऊर्जा को संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता होगी। माध्यम जैसे द्रव के अंदर द्रव के जो पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे को क्या करते हैं? एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। गैसेस के अंदर भी क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं। ठोस के अंदर भी एक दूसरे अणु क्या करते हैं? आपस में एनर्जी का ट्रांसफ़र करते हैं। तो ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और एक चीज़ होती है, अपन बताएं यहाँ पे, एक निर्वात। निर्वात का अर्थ क्या होता है? जहाँ पर कोई माध्यम ना हो। निर्वात का मतलब जहाँ हवा भी ना हो, हवा भी नहीं हो, उसे अपन कहते हैं निर्वात। ठीक है। तो निर्वात के अंदर जहाँ पर कोई माध्यम ही नहीं, निर्वात का मतलब कोई मीडियम नहीं है, तो निर्वात के अंदर ध्वनि का संचरण नहीं होता है। अब देखिए अपने पास ध्वनि के संचरण के लिए अब ठोस, द्रव एवं गैस के रूप में तीनों में होता है। ठोस, द्रव एवं गैसेस से तीनों में होता है। अब सबसे अधिक किस में होगा? ठोस, द्रव एंड गैस, जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण अधिक होगा, उसमें ध्वनि का संचरण अधिक होगा। अर्थात ध्वनि उस माध्यम के अंदर। अब ऊर्जा का स्थानांतरण तभी अधिक होगा जब माध्यम के कण कैसे हो? पास। ठीक है। अब पास किस में? ठोस के अंदर। किसमें? ठोस के अंदर, क्योंकि ठोस के कण ऐसे होंगे, पास में होते हैं। अब उस कंडीशन में जैसे एनर्जी अपने पास कंपन की हुई वस्तु इसके पास लाई, अब ये उससे क्या प्राप्त करेगा? एनर्जी लेगा। अब ये एनर्जी, अब ये कंपन करने के कारण इसकी पोजीशन होगी वो चेंज होगी, मतलब अपनी माध्य स्थिति से वो हटेगा। अब हटेगा तो वो किससे टकराएगा? इस कण से। इस कण को वो अपने एनर्जी का कुछ हास करके किसको देगा? इसको एनर्जी देगा। अब ये जैसे ही ये एनर्जी इसको देगा तो ये पुनः अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, मतलब ये अपने माध्य स्थिति जितना इधर जाएगा उतना ही वापस आ जाएगा। मतलब ये क्या कर रहा है? अपने पास कंपन गति कर रहा है। ऐसे सभी कण कैसे करते हैं? कंपन गति करते हैं माध्यम के कण, और ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं और ध्वनि का संचरण करते हैं। और देखिए ठोसों के अंदर ऊर्जा स्थानांतरण कर ऊर्जा हानि कम हो गया तो ऊर्जा का स्थानांतरण अधिक होगा, अर्थात ध्वनि का संचरण होगा, तब ध्वनि का संचरण ठोस में अधिक होगा, ठोस में अधिक होगा। और इसी प्रकार द्रव के कण थोड़े थोड़े क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। इस गैस के कण और अधिक दूर होते हैं। तो ध्वनि ठोस में अधिक, द्रव में कम, और उससे भी कम किसमें? गैसेस के अंदर गति करती है। ठीक है। तो ये चीज़ हो गई अपने पास। अब अपने का ध्वनि के संचरण के अंदर माध्यम की आवश्यकता है या नहीं है, इसको अपन प्रैक्टिकली समझें कि एक अपने एक जार लेते हैं, किसका? कांच का जार। ठीक है, कांच का जार, और इसमें अपन ने एक विद्युत घंटी लगा दी। विद्युत घंटी प्रारंभ में अपन ने इसमें क्या किया? कुछ हवा थी,
जैसे ही अपन ने तार को इसको प्लग को लगाया तो विद्युत घंटी की आवाज़ अपन को बाहर सुनाई देती, बाहर सुनाई देती है। लेकिन अगर यहाँ पे अपन ने एक क्या लगाया, कंप्रेसर, क्या लगाए, कंप्रेसर। और कंप्रेशन क्या करेगा, यहाँ से जितनी भी हवा होगी उसको बाहर निकालेगी। अब इसको अपन ने बॉब को लगा दिया या इसको बंद कर दिया, तब इस कांच के जार के अंदर जैसे ही विद्युत घंटी अपन लगाएंगे तो इसकी आवाज़ बाहर सुनाई नहीं देती। और इसी प्रैक्टिकल के आधार पर अपन को पता चला है कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं है। तो देखा कि जब मीडियम नहीं था, अंदर कोई हवा ही नहीं थी, तब आवाज़ अपन को बाहर सुनाई नहीं देती थी। जैसे ही अंदर हवा थी तो अपन को आवाज़ सुनाई देती थी। तब पता चला कि ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और ये आप अपने घर के अंदर भी प्रैक्टिकली कर सकते हैं। छोटे बच्चे जैसे अपने पास गांव के अंदर खेलते, क्या करते हैं, माचिस की तिल्ली डिब्बी के अंदर यहाँ से अपन ने क्या लगाया, धागा लगाया था। बच्चा एक दूर 5 मीटर दूर खड़ा एक माचिस में, इसको ये कान को लगाता है, यहाँ से बोलता, तो आवाज़ निरंतर यहाँ से कम आवाज़ या धीरे से बोलेगा तो भी उसको सुनाई देता है, क्योंकि यहाँ से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और आपको आवाज़ सुनाई देता है। तो ये प्रैक्टिकली चीज़ें की हुई। ऐसे यहाँ से बोलेगा इसके बार तो इसको सुनाई नहीं देगा, लेकिन कांच इस माचिस की डिब्बी की सहायता से बोलेगा तो इसको सुनाई देती है। ये प्रैक्टिकली चीज़ें हैं, आप घर पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज अपन ने क्या देखा, अपन ने आज देखा कि ध्वनि क्या होती है, ध्वनि को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है और ध्वनि किस रूप में होती है। ठीक है, तो उत्पादन देखा और ध्वनि का संचरण को भी अपन ने देखा है। ठीक है, ओके, चलिए बाकी चीज़ें अपन ने आगे बात करेंगे। ध्वनि का संचरण किस प्रकार होगा और उसमें कौन सी तरंगें उत्पन्न होती है उसके बारे में अपन अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।